तो बेसिक डेमोक्रेसीज क्या आती हैं, ये 4 मार्क्स का सवाल आया है हमारे पास। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वर दे? उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये अनाउंस किया था कि बेसिक डेमोक्रेसीज रखेंगे। उसके अंदर लोग मतलब बेसिक डेमोक्रेट्स इलेक्ट होंगे और फिर मतलब कोई नॉर्मल पीपल अपने एरिया के लोग वोट करेंगे, फिर वो उससे अपर क्लास, फिर वो उससे अपर क्लास, ऐसे गुड। फिर एंड में जाके कोई एक सिलेक्ट होगा। लेकिन फिर बाद में इसको याया खान ने हटा दिया था। गुड। गुड, यही था इसका सवाल। मैं थोड़ा सा और लाइक इलेबरेट कर लेता हूँ। ये 26 डेट, लाइक 1959 लिख दें। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 अयूब खान के दौर में। और लाइक सही बोला सर मैंने कि लोग जो है वो बेसिक डेमोक्रेट्स को जो है वो इलेक्ट करते थे। फिर जो है वो बेसिक डेमोक्रेट्स जो थे वो इलेक्ट करते थे लोगों को नॉन पार्टी इलेक्शन, मतलब लाइक नॉन पार्टी इलेक्शन से पीपल्स पार्टी हो गई आपकी, और पीएमएलएन हो गई, इस तरह के इलेक्शंस नहीं होते थे, सिर्फ ओनली एक बंदे को इलेक्ट किया जाता था। अच्छा, काउंसिल ऑफ तहसील जिसमें मैं बोलूँ से आपके पास है प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। अब जैसे स्कूल है, मैं आपका स्कूल समझा आपकी कंट्री है, और उसके अंदर फ्लोर बने हैं। अगर हैप्पी पैलेस आपका जो कैंपस थी वो आपकी कंट्री है, उसके अंदर फ्लोर्स बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर इसमें सीनियर 1 होती है, सेकंड फ्लोर सीनियर 2 एंड सीनियर 3। ए लेवल्स को आप समझे ये है आपका पार्लियामेंट है, ये आपका कोर्ट है, प्रेसिडेंट हाउस है एनीवेज। सॉरी, प्रिंसिपल का जो ऑफिस है उसको प्रेसिडेंट हाउस समझे आप। तो बेसिकली हमने एक तरह से प्रोविंसेस हो गए, ये फ्लोर्स हैं इनको प्रोविंसेस समझने, यानी कि एक लेवल हो गई। आपका पूरा स्कूल जो है वो आपका एक सिस्टम है, उससे लेवल हो गई सीनियर 1, सीनियर 2, सीनियर 3। सीनियर 1 लोएस्ट लेवल है और सीनियर 3 हाईएस्ट लेवल है। हर क्लास, कई क्लासेस बनी हुई है और हर क्लास के अंदर एक टीचर है। उसी तरह शहर, जैसे पहली कंट्री होती है, फिर उसके अंदर प्रोविंसेस होते हैं, फिर उसके अंदर शहर होता है। तो काउंसिल ऑफ तहसील जो है वो बेसिकली सिटी के इलेक्शंस होते हैं। फिर जो सिटी के लोग होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यानी प्रोविंसेस के लोगों को जो है वो इलेक्ट करते हैं, और फिर प्रोविंसेस के लोग जो हैं वो फिर डिवीजन, यानी कि उस पर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग अलग थे, इसलिए मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ। सही है ना? इट वाज एंडेड, यानी कि 1960 में जो है, सॉरी 1969 में जो है इसको फिर हटा दिया गया। यहाँ तक क्लियर है जैनब? अगले सवाल पे जाएं। आपसे ये जैनब अगला सवाल वो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डिस्क्राइब करें। इफ यू कैन बी क्विक, बिकॉज हमने ऑलरेडी अपने 10 मिनट गवा दिए। मुझसे कुछ पूछा है? जी जैनब, आपसे सवाल है, मैंने कहा था अगला सवाल आप देंगी, फिर उसका अगला सवाल सुहेमा देंगी, फिर उसका अगला सवाल दोबारा आप देंगी। आपका टेस्ट चल रहा है, मतलब मैं वर्बल मुझे ये टेस्ट। वाला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। मुझे बेसिक डेमोक्रेसीज पता थी तो वो सर मैंने बता दिया। मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन पता है, आप मुझसे वो पूछ लीजिएगा। सुहेमा, आपको आता है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर? क्या था कॉन्स्टिट्यूशन 1960 का, 1962 का? उसके दो तीन बेसिक पॉइंट्स बताने हैं, नथिंग। इसके नहीं होता कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, और हेड ऑफ स्टेट मतलब बेसिक डेमोक्रेट्स के जरिए सेलेक्ट होंगे। एग्जैक्टली। और उर्दू और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज। एग्जैक्टली, वेल डन। और एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट की पावर है। बेसिकली प्रेसिडेंट को बेसिक डेमोक्रेट सेलेक्ट करेंगे, जो प्रेसिडेंट होगा वो प्रोविंशियल गवर्नर्स को नॉमिनेट करेगा। सही है? और एक नेशनल असेंबली बनाएगा। यहाँ तक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि प्रेसिडेंट को जो है वो बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा, वो एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, और वो जो भी लॉस पास करेंगे वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही पास होगा। जैसे यहाँ पे हेड बॉयज बनाए हुए हैं, यहाँ पे हेड बॉयज को कोई जैसे बनाना होता है, जैसे मैम ये काम है, मैम इस चीज की जरूरत है, प्रिंसिपल से अपनी नीड जाहिर करते हैं तो प्रिंसिपल अप्रूव करती हैं, उस काम उस पे जब भी अमल होता है। और उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। वेरी गुड सुहेमा, आपने पढ़ा हुआ है, आई एम हैप्पी। तो इसका जवाब आप देते जैनब, ग्रीन रेवोल्यूशन का जवाब वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन। 4 मार्क्स के सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारे पास ये अयूब खान
रिफॉर्म थी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें था कि फॉरेस्ट कवर जो था वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए ये मतलब था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे, तो उसको एज ए ग्रीन रेवोल्यूशन कंसिडर किया था कि 25% ऑफ फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये तो एक प्रपोजल था ना कि हमें ये चाहिए। रेवोल्यूशन कैसे आया, किस तरह से रेवोल्यूशन आया, वो आपकी मतलब बात सही हाँ, है। इसमें हमारे पास जो है गो ऑन। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को जो है इम्पोर्ट करवाया था। यूब खान ने गुड क्वालिटी सीड्स थी, अदर कंट्रीज से इसको इम्पोर्ट करवाया था ताकि हमारे पास जो है हमारे पास जो क्रॉप। बोले। आई गेस आपका इशू आ रहा है उसका, तो मैं बता देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। HYV आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मतलब वही नॉर्मल सीड से अलग होते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर, आमतौर पे यहाँ पे जो है हमारे गाय गाय का गोबर होता है और वो यूज होता है। अब नहीं होता यूज, लेकिन उस जमाने में होता था, तो केमिकल फर्टिलाइजर लाए थे। और फिर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यानी कि जो आपकी जो फसलें होती हैं, आपके घर में कभी आ जाते हैं वो ग्रास होपर, टिड्डा जिसको हम कहते हैं देसी जबान, कभी देखा होगा आप लोगों ने। हाँ देखा है। मेरी आवाज लैग हो रही है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ सारे ऑपरेशंस बंद कर नहीं, दूँ। सही है आपके पास। सही आ रही है, चलो। तो बेसिकली टिड्डे होते हैं ना, वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स वर लाइक दवाई, इनकी दवाई होती है, मेडिसिन। तो इनसे क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। अच्छा, क्रॉप यील्ड जो होती है वो आपका अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि आग जैसे मैं बोलूँ आज सोयाबीन के जो खेत है उसके अंदर जो है 50 kg जो है फसल निकली। अब क्रॉप यील्ड क्या होगा, 50 kg। अब उसको बढ़ाएगी सोयाबीन, यानी ये सब चीजें यूज करेगी, तो फिर सोयाबीन की जो क्रॉप का यील्ड है वो अगले महीने 70 kg होगा। इस तरह आपका क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ये लैंड रिफॉर्म्स में जो इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 में। और इसके मतलब लाइक मॉडर्न मशीनरीज, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स और हार्वेस्टर्स थे, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। ये मतलब ये आपका वो सवाल सही था, मगर एक प्रपोजल था, इस पे काम कैसे किया गया हमें ये इसमें जानना है। वॉट ना कि क्या था। तो इस तरह से। तो हम इसके अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के 4 पॉइंट्स लिख सकते बिल्कुल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के 4 पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। वही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है हमारा। और थोड़ी सी लैंड ओनरशिप भी जो थी वो भी जो है वो अपर लिमिट से लाइक कम कर दी गई थी। डिवीजन कर दिया गया था, जो मैक्सिमम जैसे कहा था ना कि आप इतने मैक्सिमम नंबर नहीं रख सकते, आपको कम करना पड़ेगा। तो ये सीन था। तो ये पूरे आप लाइक एग्रीकल्चर वाले पॉइंट से लिखा। लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि सो मैंने दो सही जवाब दिए जैनब, सो आई बिलीव आप ये सवाल का जवाब दे देंगी। डिस्क्राइब अयूब खान फॉल फ्रॉम पावर। अयूब खान क्यों पावर से नीचे आया था, अयूब खान का डाउनफॉल क्यों हुआ था। चले मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। कि ताशकंद अकॉर्ड सबको पता है, जो 1966 में साइन हुआ था आफ्टर 1965 वॉर विद इंडिया। वॉर के बाद रशिया USSR ने ये करवाया था, ये अकॉर्ड साइन। और उसमें पाकिस्तान ने अपनी हार जो है उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को गुस्सा आया कि हम इतने बेबस लोग नहीं हैं, तो उसने रिजाइन कर दिया एज अ फॉरेन मिनिस्टर। जुल्फिकार अली भुट्टो रिजाइन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री, और उसने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली, विच वॉज द पीपल्स पार्टी पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड लाइक, ये तो वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट विंग की बात हो रही है। फिर ईस्ट विंग के अंदर मुजीबुर रहमान ने भी यही किया। मुजीबुर रहमान ने जो है अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसका एक पॉपुलर लीडर बन गया। उस पार्टी का नाम था अवामी लीग।
फिर उसके बाद ये दोनों लाइक समझो प्रोटेस्ट करने लग गए, रेबेलियन बगावत करने लग गए अयूब खान के खिलाफ और मार्शल लॉ के खिलाफ। तो फिर उसके बाद अयूब खान ने प्रेशर में आके, क्योंकि वो उससे संभल नहीं रहा था कुछ, अयूब खान वॉज अ जेंटलमैन, तो इसी वजह से उसने खुद ही अपने हाथों से पावर छोड़ दी और 1969 में उसने याया खान को पावर दे दी। आप 4 मार्क्स के सवाल में सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ये दो आपको नहीं पढ़ने बची, पढ़ेंगे हु वाज फातिमा जिन्ना। सुहेमा, आपकी बारी। कौन सा बताऊँ? हु वाज फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी। उन्होंने जब वो करियर कंटिन्यू करी थी, उन्होंने वो छोड़ दिया ताकि वो कायदे आज़म को सपोर्ट कर सकें। और फिर वो इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी जिसमें अयूब खान के खिलाफ, जिसके अंदर उनको अयूब खान से कम वोट मिले। हम्म। और वो पहली फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान थी जिनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, और उनको मदर ऑफ नेशन भी कहा जाता वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। कसम से बहुत खुश हूँ कि आपने इतना अच्छा पढ़ा है, सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट दे रही हैं आप। शी वॉज है। तो नोन एज द पढ़ा नहीं। मदर ऑफ नेशन, जो भी है इट्स जनरल नॉलेज, बट यही काउंट होता है। 1965 में वो हार गई थी, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया। अच्छा, वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ये आप लिखें ना लिखें, इट्स अप टू, शी सेक्रीफाइस हर करियर, और उनकी डेथ के बाद जो है वो खड़ी हुई थी पाकिस्तान के लिए। ओके, तो अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर अयूब खान ने धांधली करवाई थी, यानी अयूब खान ने वोट स्विचिंग करवाई थी, अगर वोट को नहीं करवाता, यानी कि वो वोट धांधली नहीं होती, वोट अपने लिए नहीं लेता 36% वोट, तो फातिमा जिन्ना ही जीत। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद फातिमा जिन्ना ही जीत। अब हम 7 मार्क्स के सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। वाई वर द इयर्स 5 एक मिनट, why were the years 1958 to 1969 called the decade of progress? अयूब खान का जो साल 1958 टू 1969 को डेकेड ऑफ प्रोग्रेस क्यों कहा जाता है? दैट्स अ 7 मार्क्स क्वेश्चन। यू हैव टू इंक्लूड 3 पैराग्राफ्स या 3 reasons. One is this, and one is this, and the second one is this. Can you answer, please? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी 3 रिफॉर्म्स बता दूं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स है जिनसे वैसे वाकई अफेक्ट पड़ा और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था जिसके अंदर उन्होंने एबडो स्टार्ट करवाया था। वो रोडा का इम्प्रूव वर्जन था। उसके अंदर ऐसा था कि कोई भी जनरल ऑफिसर या फिर पकड़ा जाए तो फिर इसको बगैर किसी सजा के, बगैर किसी कोर्ट में बात जाने। दैट वाज अ गुड एक्चुअली। ये एक तरह से लॉ, आई वुड से लॉ, लाइक द लॉ, एक लॉ है जो गवर्नमेंट चलाने के लिए। लेकिन इनमें जो इस क्वेश्चन के जो डिस्कस किए गए ना, मैं आपको बता दूं जो रियल इफेक्ट पड़ा। ही हायर्ड इकोनॉमिस्ट एंड एडवाइजर्स। जैसे हमें सबको पता है लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो नॉर्मल लोग होते थे एंड उनको कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अयूब खान ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर्स को हायर किया, जिन्होंने एक्चुअली बैठ के ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को किस तरह अच्छा बनाना है, इसके फाइनेंसेस कैसे होंगे एंड स्टफ एंड ऑल दिस, जो आजकल के पॉलिटिक्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं है वो बात। अयूब खान ने उन लोगों को हायर किया। फॉरेन एड बहुत मिल रही थी उस वक्त, हर कोई दे रहा था, चाइना से आ रही थी, यूएसए से आ रही थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। तो इंसेंटिव क्या होता है एक्चुअली? इंसेंटिव वी कॉल्ड एज अ बोनस। उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स, एक तो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा बोनस टैक्स, यानी कि बोनस डाला, टैक्सेस के अंदर से कंसेशन हटाया, सॉरी कंसेशन डाला, टैक्सेस को कम किया, टैक्स हॉलिडे दी। लाइक टैक्सेस जो होते हैं आपको, जैसे अब तुम्हारी एक कंपनी है,
और तुम्हारे पास तुम 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती हो, और लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ सुहेमा, मुझे भी तुम मेरी टेरिटरी में, तुमने मेरे इलाके में अपनी कंपनी रखी हुई है, तुम्हें मुझे उसका भी किराया देना है। तो मैं तुमसे 70 रुपए, 30 रुपए ले लेता हूँ, तो मैं सिर्फ 70 रुपए बचते, यानी मैं तुमसे 30% ले लेता हूँ। लेकिन फिर तुम ग्रो नहीं कर पा रही हो ना। तुम्हें 10, अगर वो, जैसे फर्ज करो 100% में से अगर मैं तुमसे अगर 25% भी लूँ और 5% तुम्हें दूँ, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो अयूब खान ने कम कर दिया, कंसेशन कर दिया, नहीं अगर मैं तुमसे 100 रुपये, तुमसे 30% ले रहा हूँ, तो मैं तुमसे 10% लूंगा या 15% लूंगा। तो तुम्हारे पास अच्छी खासी अमाउंट रह जाएगी, जिससे तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। दूसरा, अयूब खान ने एक्सपोर्ट बिजनेस स्कीम निकाली थी, यानी कि एक्सपोर्ट के ऊपर, लाइक आपको इस पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट्स जो है उसको रैपिड एक्सपोर्ट्स के लिए ये स्कीम थी। बहुत सारे इंडस्ट्रियल, ये जो सारी स्कीम्स थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाई थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग ऐसे लाइक, जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको इंडस्ट्रीज चलाना जानते हैं, इंडस्ट्रीज रन करते हैं, वो उनको बहुत अट्रैक्ट किया। दूर दूर से, लाइक वर्ल्ड से लोग आ रहे थे यहाँ पे, लाइक फॉरेन, अब्रॉड से लोग आ रहे थे, और वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज अपनी सेटअप कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे ये सब चीजें। दे वर लाइक इट वाज सेफ फॉर देम टू ग्रो देयर बिजनेस। तो ये अयूब खान का सेकंड 5 ईयर प्लान था। कैन यू एक्सप्लेन 5 ईयर प्लान क्या था? अयूब खान का 5 ईयर प्लान क्या था? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड देवर मोर देन दैट। इंडस्ट्रियल सिस्टम को और बढ़ाना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाना, बिल्कुल, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, और फॉरेन रिलेशंस, मतलब फॉरेन दूसरे रिलेशंस भी। कंट्रीज के साथ रिलेशन सही करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकालना। हाँ, देवर लाइक द बेसिक्स, ये सारे इंक्लूडेड थे। तो मैं फिर बता देता हूँ उसमें कि एक तो आउटपुट जो था आपका कंट्री का, जो आउटपुट था, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, उसको बढ़ाना था। तो 11.5% जो था वो रेट था, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इसको बढ़ाना था। सॉरी, कम था, सॉरी, 11.5 से कम था, उसको शायद 8, आई गेस 8.5 समथिंग था, या 7 समथिंग था। 7 सब % था आपका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इतना मुझे याद है। और फिर उसको बढ़ा के 11.5% तक लाए थे। लोगों की इनकम जो थी उनको भी जो है एक ग्रोथ मिली। 14% लोगों की इनकम बढ़ गई। दैट्स एक्चुअली गुड। अगर किसी को 50,000 कमा रहे हैं, तो फिर वो अब 75,000 रुपये कमाएगा, तो उसकी इनकम भी बढ़ गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वर्स 77%, में पूरी पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसमें 7% इंक्रीज आया था। वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा रेट पे होती है, यानी कि अगर इंडिया की समझो 1% ग्रोथ है, 1.5, तो पाकिस्तान की 3 गुना ज्यादा थी। अगर इंडिया की 1.5 है, लगा लें, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 3, सॉरी, तो 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान की बढ़ रही। दैट वाज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज दैट टाइम। अयूब खान ने बहुत काम किए हैं। तो ये तो अयूब खान की, दिस इज व्हाट वी कॉल द फाइनेंशियल पॉलिसी। ये आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इस पॉलिसी को क्या क्या नाम दिया है आप? इकोनॉमिकल पॉलिसी या इकोनॉमिक फाइनेंशियल? पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी? बुक में मैंने देखा नहीं, लेकिन सर ने जो समझाया था उसके मैंने इकोनॉमिक वो पॉलिसी भी बताया था। चलिए आप इकोनॉमिक पॉलिसी ही रखें। देयर वाज वन पॉइंट इज डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसी, डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। अगर ये क्वेश्चन आए, दोबारा रिपीट हो जाए, तो आपको पहला पॉइंट इकोनॉमिक पॉलिसी का लिखना है। सही है। एंड द सेकंड पॉइंट, दैट इज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। वेरी गुड, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। लेट्स डिस्कस दिस। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वही बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैं, HIV सीड्स हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया। ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई थी, यानी कि पाकिस्तान को 2 रिवर्स में से 2 रिवर्स का जो है शेयर मिल गया था। और उसने फिर लार्ज डैम्स और बैराजेस भी बिल्ड करवाए। सो दैट वाज हिज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जो भी आप लिखेंगे दे। और द लास्ट वन इज दैट
अगर आपका एक क्वेश्चन है तो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी लिखनी है, एग्रीकल्चर, एंड द थर्ड द थर्ड पैराग्राफ इज सोशल रिफॉर्म्स। जैसे एजुकेशन तुमने बोला था, एजुकेशन और हेल्थ केयर, दैट वर लाइक द परफेक्ट पॉइंट्स टू दिस क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये कि बेटर हेल्थ केयर के लिए जो है मेडिकल कॉलेजेस बनवाए थे और हॉस्पिटल्स बनवाए थे। तो इसकी वजह से, अच्छा, फैमिली प्रोग्रामिंग जैसे हमने पता है पहले लोगों के 10-10 बच्चे होते थे। आप किसी से पूछो यार दादा दादी आपके कितने बच्चे थे, मतलब दादी के, मेरी दादी के पर्सनली, मेरे दादा दादी के 100 बच्चे, सॉरी आई मीन 10 बच्चे थे। उनके मोहल्ले के सबके 100 बच्चे होंगे, लेकिन मेरे दादा दादी के 10 बच्चे थे। इस तरह पहले पहले लोगों के 10-10, 8-8 बच्चे होते थे। अब लोगों के 2-2 बच्चे होते हैं, 2 एवरेज बच्चे होते हैं। ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ने सेटअप किया था। सोशल रिफॉर्म्स में लिखेंगे आप, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन से मैं इसको तो मैं याद है। बताऊँ? बताइए प्लीज, बोलते रहिए, अच्छा लगता है मुझे सुनना। उन्होंने कंपल्सरी गुड्स के ऊपर फिक्स प्राइस रख दी थी कि मतलब जो नॉर्मल कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, मिल्क, व्हीट वगैरह, उनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आती थी। डेली गुड, बेस पे सेम रेट्स होते थे। दैट्स अ प्लस और पॉइंट, हाउसिंग स्कीम, दैट्स अ प्लस पॉइंट। एक्चुअली आप ये लिख सकते हो जैसे, हाउसिंग स्कीम हाउसिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए। उन्होंने कोरंगी एरियाज में वहाँ पे लोगों के लिए घर वगैरह बनाए थे, और उसकी इनॉग्रेशन के लिए क्वीन एलिजाबेथ को बुलाया था। या दैट दैट इज, कोई नहीं बताएंगे, मैं नाना को खुद अपनी आंखों और से देखा है। और उन्होंने होर्डिंग पे बैन लगा दिया था कि जैसे आजकल जो लोग करते हैं ना कि रमजान से पहले बहुत सारा स्टॉक पाइल करके रख लेते हैं, फिर ये उसके बाद जब उसको फिर ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे बैन लगा दिया था कि ट्रेडर्स है ना, जितनी उस वक्त ज़रूरत होगी उतनी लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, मतलब लोगों को परेशानी नहीं होगी इसलिए। तो अब मैं, सही, आपके सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें लिख सकती हैं पॉइंट्स, बट क्लासिफाई करके, जैसे कि ना आपने सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन एक रिलीजियस से है, एक सोशल से है, और एक ना इकोनॉमिक से। तो अब अगर लाइक ये क्वेश्चन आएगा तो आपको, आप समझिए ना, आपको पैराग्राफ्स बना के लिखना है उसमें, इन पॉइंट्स को क्लासिफाई करके लिखना है। बाकी पॉइंट्स आपके अच्छे पॉइंट्स हैं। और मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, एजुकेशन बढ़ाई थी, आइडल्स को भी एजुकेशन दी थी, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स बनाए थे साइंस के। और एक सैड चीज ये है कि ज्यादातर जो है ये सारी पॉलिसीज वेस्ट पाकिस्तान के लिए थी, ईस्ट पाकिस्तान को नहीं दी थी सारी चीजें, एंड दैट्स एक्चुअली सैड। तो उस वजह से अयूब खान को क्रिटिसिज्म मिला इस पॉलिसी के लिए। फिर जंपिंग टू 14 मार्क्स के सवाल पे हम जंप कर रहे हैं डायरेक्ट। हम इसके अंदर सोशल रिफॉर्म में वो लिख सकते हैं ना कि मुस्लिम फैमिलीज के लिए लॉ ऑर्डर बनाया था, मतलब वो रिकॉर्ड रखते थे कि कितनी मैरिजेस हो रही हैं, कितनी डिवोर्स हो रही हैं, कितनी चाइल्ड हाँ, बर्थ हो रही है। नहीं और ये नहीं, भी लॉ बनाया था कि आपका ये पॉइंट सही है, मगर ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने डेकेड ऑफ प्रोग्रेस देख सारे हैं। एक्चुअली शादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, लेकिन हम इसको प्रोग्रेस नहीं कह सकते, कंट्री की प्रोग्रेस। हम इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और सोशल से ही प्रोग्रेस लिख सकते हैं, जो वैलिड पॉइंट्स है। अच्छा, आपके पास एक सवाल आया है 14 मार्क्स का, इसमें कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, डू यू एग्री? यानी कि अयूब खान की डोमेस्टिक पॉलिसीज में से, जितनी भी पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज का मतलब क्या है, जितनी भी, इसमें आपको फॉरेन कंट्री लाइक फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करनी, विद इन कंट्री। विद इन कंट्रीज रिफॉर्म। हाँ, विद इन कंट्री जितनी पॉलिसीज थी, उसमें से जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको येस और नो, लाइक पहले आपको स्टेटमेंट बनानी है, उसमें आप कहेंगे येस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट दे वर अदर अदर रिफॉर्म्स दैट वर इंपॉर्टेंट टू। एक स्टेटमेंट बना दी, उसमें आपको एग्रीकल्चर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो पूरा डिस्कस करना है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म डिस्कस करना है। यहाँ तक हुआ हुआ है। मैं, और फिर हुआ हुआ है सोशल एग्रीकल्चर, थोड़ा बड़ा, मतलब like, थोड़ा ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया है उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, बिकॉज ये आपका मेन पॉइंट है। मगर इनकी जब मार्केट स्कीम चेंज हो चुकी है, मैं पुराने पास पेपर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लिखने हैं आपने सेम, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखने हैं, फिर सोशल एंड ऑल, जो सारी रिफॉर्म्स है ना सोहेमा, आपको क्लासिफाई करके पैराग्राफ्स वाइज लिखने हैं। एक पैराग्राफ आएगा आपका, स्टेटमेंट आएगी आपका, और फिर पहला पैराग्राफ आएगा एक एग्रीकल्चर का, दूसरा सोशल का, तीसरा इकोनॉमिक का,
चौथा, मतलब मैं कोई सीक्वेंस नहीं दे रहा, लेकिन पहले एग्रीकल्चर का होना चाहिए, उसके बाद जितने रिफॉर्म्स इसने लाए हैं वो सारे रिफॉर्म्स का एक सेपरेट पैराग्राफ बनेगा। एंड लास्टली ओपिनियन जाहिर करेंगे आप अपना, कि इसमें आप खुद बताएंगे कि ये रिफॉर्म्स जो हैं, लाइक मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन दीज रिफॉर्म्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सही है, ये सवाल इस तरह सॉल्व होगा। हम एग्रीकल्चर के अलावा 6 और रिफॉर्म्स लिखना है या 5 और? अ, अब जैसे आप मर्ज मेरे हिसाब से आप जो है टोटल इस क्वेश्चन में जो है वो 7 पैराग्राफ बन सकते, सॉरी 5 या 6 पैराग्राफ्स बन सकते हैं आराम से, एक स्टेटमेंट और ओपिनियन को हटा के 4 पैराग्राफ्स बन सकते हैं आराम से। यानी कि एक सोशल हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक इकोनॉमिक हो गया, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड नहीं करना आपने इसमें, और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा वो वाला हो गया, एक तरह से पॉलिटिकल वाला हो गया, इसमें आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक डेमोक्रेसीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल वाला रिफॉर्म हो गया, उसको भी इंक्लूड करना है। तो हाँ, आप 4 पैराग्राफ्स बना सकते हैं इसके। लेकिन ये मैं इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मार्किंग स्कीम पुरानी है, एंड आई, आप अगर 5 पेपर में देखेंगी आपको नई, मतलब एक न्यू मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। पैरा बना के करना जरूरी है हर क्वेश्चन में? यस, पैराग्राफ इस नहीं बनाएंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन पैराग्राफ बनाती है ना, तो एक अच्छा लगता है, क्लासिफाइड हो जाता है आपको पढ़ने में भी। बाद में जब आपके पास इतना टाइम अगर हो कि आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, तो आपको अपनी गलतियां नजर आ जाती हैं। सो अब हम थोड़े से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, खान क्यों पावर से फॉल हुआ। इसके लाइक 3 रीजंस है। वन वाज इलेक्शन वाला रीजन है, दूसरा वॉर वाला रीजन है, और सॉरी, हाँ सॉरी, एक इलेक्शन वाला रीजन ये वाला है, वॉर वाला ये वाला है, और चौथा है एग्रीकल्चर वाला। ये कि अयूब खान के जो जो भी पॉलिसीज थी ना, वो वेस्ट पाकिस्तान के लिए थी, जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रिवोक हो गया था। लाइक अयूब खान रिफॉर्म्स वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। दूसरा, ये रिवील हुआ था कि ओनली 22% ऑफ वेस्ट पाकिस्तान बिकेम ओनर्स ऑफ 66% ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रीज। यानी कि सिर्फ 22 लोग, सिर्फ 22 फैमिलीज पाकिस्तान की, ऐसी 22 फैमिलीज थी, सिर्फ उसमें शरीफ फैमिली भी आती है, नवाज शरीफ फैमिली, तो 22 फैमिलीज थी तो वेस्ट पाकिस्तान की, जो 66% पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज और 80% बैंकिंग के ओनर्स थे। मतलब सिर्फ 22 फैमिलीज आपका 80% बैंक का पैसा और आपकी जो 66% लैंड है और इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करती थी। तो ये सोच के कैसा लगेगा यार, आप वेर लाइक वर्थलेस पीपल। तो दैट वाज द रीजन ऑफ रिवोक। दूसरा, ये इलेक्शन वाला के फातिमा जिन्ना के ऊपर दे सेट के अयूब खान ने वोट जो वो बैक किया, यानी अपने वोट चुराए, वोट चोरी किए, और एक ये रीजन था। दूसरा, आपको एलेबरेट करना है साथ में सवाल। एंड द थर्ड वन इज स्पेशली पाक वर्सेस इंडिया वॉर। तो समझ में आया यहाँ पे लाइक ये क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। ये 10 मार्क्स का सवाल आया आपके पास। हाउ सक्सेसफुल वाज अयूब खान इन इम्प्रूविंग पाकिस्तान रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अयूब खान कितना सक्सेसफुल था रिलेशन इंप्रूव करने के लिए पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान के रिलेशन अलग स्टेट्स यानी अलग कंट्रीज के साथ कितना वो सक्सेसफुल था। अच्छा, आई हैव, ये आपने उन्हें पढ़ा तो है ना, ये वाला सवाल। इस पूरे सवाल में सिर्फ जो रिलेशंस थे यूके, यूएसए, इंडिया, चाइना और रशिया के साथ, बस वो लिखना है? एग्जैक्टली exactly. सिर्फ रिलेशन है, सिर्फ रिलेशन है बस। सिर्फ रिलेशन, दे हैव स्पेसिफिकली हाईलाइटेड कि सिर्फ रिलेशन एंड नथिंग। तो अयूब का जो है वो, अयूब खान के क्वाइट सक्सेसफुल थे, एज वी ऑल नो, क्वीन एलिजाबेथ जस्ट विजिटेड पाकिस्तान। अच्छा, पहले U2 क्राइसिस था। U2 क्राइसिस पता है ना, देयर वाज अ प्लेन, यूएसए ने पाकिस्तान में अपनी बेस बनाई हुई थी, और उसका प्लेन जो है वो ऊपर से जाके रशिया पे स्पाई करता था। रशिया ने वो प्लेन गिरा दिया था, बट वो रशिया ने पकड़ लिया था पाकिस्तान को, थ्रेटन कर दिया था कि इफ यू डू दिस समथिंग लाइक दिस, वी विल, लाइक हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे। और जो हम थ्रेटन करते हैं ना, जैसे अगर एक नेबर की प्रॉपर्टी में आप घुस जाओ तो कहते हैं भाई अगली बार आओगे तो ये करो वो करो, जैसा रशिया थे। और फिर रशिया इंडिया के पास गए
अब इंडिया से उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान से जंग कर लो और हम आपको फुल सपोर्ट दें। दैट लिटरली दैट सीन हैपेंड। तो उस वजह से इंडिया वॉर भी हुई थी, तो आपको ये इंक्लूड करना है यूट्यूब क्राइसिस। और दूसरा आपको 1965 की जंग भी इंक्लूड करनी है। सही है, पहले इंडो चाइना वॉर हुई। जब इंडिया चाइना वॉर हुई तो फिर पाकिस्तान भी घुस गया, और पाकिस्तान ने भी बैक करना शुरू कर दिया 1965 में। पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुई। ओके। आपको ये सब लाइक ये सवाल मैं भेज दूंगा, यू शुड रीड इट। इसमें सब लाइक नॉर्मल सब बातें मुझे आपको बतानी है। एक यूट्यूब इंसिडेंट एंड द वॉर इंक्लूड करना है। फिर दूसरा पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस दिखने उसके टाइम में कैसे थे। अच्छे थे चाइना के रिलेशंस, बहुत अच्छे। पूछो पूछो, कुछ पूछिए। नहीं नहीं, बता रहे थे। हाँ बताओ, अच्छी बात है, बताओ। चाइना के साथ रिलेशंस कैसे इम्प्रूव हुए थे वो बता रहे थे। हाँ बताओ, अच्छी बात है, मुझे पता तो चल जाए कितने पानी में हो तुम। चाइना की इंडिया के साथ इस वजह से वॉर थी क्योंकि लद्दाख जो था वो इंडिया ने कैप्चर कर लिया था, हालांकि वो चाइना का भी पार्ट था। तो उनके साथ बात करने के बाद भी फिर इंडिया ने उनको वो देने से मना कर दिया। लेकिन इस बात के पाकिस्तान उनके साथ था, तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब फिर लद्दाख का कुछ हिस्सा अभी भी इंडिया में और कुछ चाइना में है। तो इसकी वजह से जब उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, लद्दाख वाले इंसिडेंट को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, तो उनके तो चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन इस वजह से खराब होगा और पाकिस्तान के साथ अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये परफेक्ट है, ये एक रीजन है। अच्छा, आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड पता है, नेट्स को। तो फिर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान ने फिर चाइना को बैक करने के लिए पीछे इंडिया पे कश्मीर पे वार किया था। बट इट फेल्ड हॉरिबली बिकॉज यूएसएसआर की जो है वो अलायंस थी इंडिया के साथ। एंड पाकिस्तान और चाइना की पीआई की जो फ्लाइट्स थी वो चाइना जाती थी ट्रेड के लिए। दैट वाज गुड रीजन। चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा हो गया था। दूसरा, चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पर। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के लाइक इस कश्मीर इशू पर खिलाफ थी, तो चाइना वाज द ओनली वन जो सपोर्ट कर रहा था। पाक यूके की भी जो है रिलेशंस अच्छे हैं। और सीटो एंड एंटो में जो है वो पाकिस्तान का जो उसको लाइक शामिल किया गया। फर्स्ट 1962 में बहुत सेवरल पाकिस्तानी जो है इमिग्रेशन के जरिए यूके में गए। इसलिए आपका कोई ना कोई खाला फुप्पा या जो भी है मामू, वो एक ना एक यूके में जरूर मिलेगा आपको, खानदान में एक तो होगा यूके में। सो दैट इज द रीजन फॉर इट। क्वीन एलिजाबेथ टू पाकिस्तान, क्वीन एलिजाबेथ शहीद, नेक्स्ट तो शहीद नहीं, लेट क्वीन एलिजाबेथ, या हम कह लें मरहूम क्वीन एलिजाबेथ, वो हमें पाकिस्तान आई थी 1961 में, हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। और फिर वहां पे अयूब खान ने उनको जो है वो उनके साथ गई थी। लाइक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का भी जो है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की अलोंग विद इन तीनों ने जो है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, उन्होंने सोचा था कि हम एक हाईवे ट्रैक बनाएंगे। यानी 1960, हम कह लें आज से 60 साल पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि अभी तक पूरा नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा। तो उन्होंने एक हाईवे ट्रैक का सोचा था जो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान को लिंक करेगा। ये सब बातें आपको लिखनी है, दैट इज द रिलेशन वाला सवाल, और एक बार सीआईई में आ चुका है ये सवाल। अब हम थोड़ा यूके के सा। साथ रिलेशन में यस। यूके के साथ रिलेशन में ये भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने फंड दिए थे उसके डेवलपमेंट के लिए 1960 में। या ऑब्वियसली सही है, ये लिख सकता हूँ। अब थोड़े से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। कायदे आजम की सिस्टर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक इंटरव्यू में मॉर्निंग न्यूज में कहा, ये आपको सवाल पढ़ना है। इट्स टू द स्पेसिफिक, आपको फजूल बातें नहीं बताता इसमें जो है। इंटरव्यू मॉर्निंग न्यूज, ये 1958 का है, दैट्स बिफोर द इलेक्शंस। तो फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना स्टेटेड दैट a new era has begun under General Ayub Khan, and the armed forces have undertaken to root out administrative malaise। malaise का मतलब यानी कि किसी चीज को, हाँ, यानी किसी चीज को सीज करना, यानी कि उनको कंट्रोल करना। तो फातिमा जिन्ना कहती हैं कि एक नया एरा बिगिन हुआ जनरल अयूब खान ने जब पावर ली है, और उनके आर्म फोर्सेस ने जो है वो रूट आउट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव और एंटी सोशल प्रैक्टिसेस ने उनको खत्म किया है। रूट आउट इन जड़ से उखाड़ दिया। और एक कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो इस कंट्री के अंदर लाए।
और वो कहती है कि मैंने, ये मेरी उम्मीद है और ये मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें विजडम और स्ट्रेंथ दे। यानी कि इसमें फातिमा जिन्ना इज सेइंग पॉजिटिव कमेंट्स। एक इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैलेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, जो मसले हो रहे हैं, उनको उन्होंने निकाला है, एंटी सोशल प्रैक्टिस खत्म किया है कंट्री से, और पीस लाइन है। शी वाज सपोर्टिंग, शी द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स। तो उस पर आपसे सवाल पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मोहतरमा फातिमा जिन्ना व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। यानी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में क्या होने वाला है इस पूरे, जैसे कि वो कहती हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कह रही हैं कि अभी अयूब खान ने पाकिस्तान को सीज किया है, बट शी सेज दैट कि पाकिस्तान को बैक टू नॉर्मेलिटी ले आएंगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? बैक टू नॉर्मेलिटी, मतलब वापस से डेमोक्रेसी लाएंगे। शी इज नॉट होपिंग फॉर अ मार्शल लॉ, शी इज होपिंग कि पाकिस्तान वापस से पहले आ जाए। अयूब खान जो है वो स्टेबिलिटी लाए और फिर वापस से छोड़। तो इसमें ये फिलहाल यही कह रही है कि शी इज होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आपको जो जो अपने मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग्स है वो आप लिख दें, एंड दैट्स गुड। वो पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम स्टेबिलिटी चाह रही हैं, एंड दैट्स इट। और उनकी बेस्ट विशेज हैं कि मिलिट्री रूलर और अयूब खान जो है वो मार्शल लॉ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। बट शी इज नॉट होपिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग मार्शल लॉ। ओके, कि मार्शल लॉ बड़ा लाइक इतना लंबा ना रहा है, जो 11 साल का मार्शल लॉ था, शी इज होपिंग फॉर लाइक 3-4 साल का मार्शल लॉ इनफ। ये इसका एक सैम्पल क्वेश्चन है। ये सोर्सेज रिटन सोर्सेज आती हैं। अब हम फोटोग्राफ सोर्सेज देखेंगे। अ फोटोग्राफ ऑन द टाइटल पेज ऑफ वीकली मैगजीन, टाइम मैगजीन है। इसका कवर ये था, कवर ये था, मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है कवर? दैट इज द कवर फोटो ऑफ इट। वीकली मैगजीन, इसमें मोहम्मद अयूब खान है और इंडिया शस्त्री, या इंडिया का इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर होगा या जो भी होगा उस वक्त, इन दोनों के बीच दरार दिखाई है। विच मीन्स दरार से क्या शो हो रहा है? सॉर्ट क्या शो करता है? लड़ाई। उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। एग्जैक्टली। तो ये क्या, इन्होंने क्या लगता है, ये जो आपकी जो मैगजीन आर्टिकल है दैट वाज आई गेस 1965, ये इनका मैगजीन आर्टिकल्स क्या शो करता है और ये क्या टाइटल क्या है इसका? यही कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उनके दरमियान वॉर्स वगैरह हो रही थी। टाइटल है न्यू वॉर इन एशिया, यानी कि वॉर, लाइक टाइटल बता रहे वॉर है। पाकिस्तान अयूब वर्सेस इंडिया शश्ती, पाकिस्तान का अयूब वर्सेस इंडिया शश्ती, यानी कि ये टाइटल बता रहे कि वॉर हो रही है। आपको शॉर्ट से पता चल जाना चाहिए कि वॉर हो रही है कंट्री, देयर इज वॉर, एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तान गवर्नर जनरल। सो बस आपको ये बताना है, अकॉर्डिंग टू व्हाट डू वी लर्न ऑफ पाकिस्तान रिलेशन 1965, इसमें क्या बता रहे हैं? पहले वॉर होगी, दोनों टू हेड्स और पीएम शास्त्री जो हैं वो एक बड़ा सिस्टर्न लुक, यानी कि एक सीरियस लुक दे रहे हैं इस पूरी फोटो में। यू हैव टू एज एन हिस्टोरियन, यू हैव टू एनालाइज थिंग्स वेरी क्लियरली कि इस फोटो में क्या हो रहा है। दोनों का बड़ा सीरियस लुक, सीरियस फेस है, दे आर इंटेंस अबाउट समथिंग। एक तो ये दोनों इंटेंस स्टेयर दे रहे हैं एक दूसरे को, डेथ स्टेयर दे रहे हैं। उनका मूड भी अच्छा नहीं लग रहा इस फोटो में, विच मीन्स कि इन लोगों के सीरियस, इनके जो आपस में रिलेशन है वो बहुत टेंस है। और जो इसका जो है, इन दोनों की जो जिनकी तलवार है वो स्टिक करी, देयर लाइक उनकी तलवार टकराई हुई है, इसका मतलब अभी जंग चल रही है। दैट मीन्स द वॉर इज कंटिन्यूड। मतलब ये छोटी छोटी चीजें दैट इज लाइक बहुत अफेक्ट रखती है। एंड द थिंग इज दैट इनका टाइटल न्यू वॉर इन एशिया, विच मीन्स के ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई जंग चल रही है। 1965 में ये पूरा सीन हुआ था। ओके, दैट इज। और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। आपने आपके 3 मार्क्स बैठे बिठाए मिल गए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। अभी एक सोर्स दिख रही है, ये ये भी बेचारे शहीद साहब हैं, बेचारे इनको भी शहीद कर दिया गया था अमेरिका, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये हैं आपके जॉन एफ कैनेडी, बेसिकली हाँ जॉन एफ कैनेडी, बस जे एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, ही वाज असैसिनेटेड। ये अयूब खान के साथ, ये पाकिस्तान, अयूब खान जो है जब अमेरिका गए थे तो इनके साथ ये मिले थे और लोग पब्लिक इनको देख लिए। सो व्हाट मैसेज सोर्स बी कन्वे अबाउट पाक यूएस। अच्छा ये अब सुहेमा, ये आपको क्या, ये फोटो आपको क्या एक तरह से मैसेज दे रही है पूरी फोटो? व्हाट मैसेज सोर्स बी कन्वे ऑफ पाक यूएस इन द अर्ली 1960s, ये आपको क्या मैसेज दे रही है पूरी सोर्स?
एक अयूब खान इसके सपोर्ट में थे, वो इसके सपोर्ट में थे कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, और वो चाहते थे कि उनको यूएस की तरफ से एड जोन मिले, ताकि बिकॉज पाकिस्तान को इसकी ज्यादा जरूरत थी प्रोटेक्शन वगैरह की। एग्जैक्टली। इस सोर्स में हम ये देख सकते हैं, पर्टिकुलरली गाड़ी है, प्रेसिडेंट, इन सब का मूड अच्छा है, जॉन एफ कैनेडी का मूड अच्छा है, जैसे अयूब खान है। अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो एक्साइटेड हैं अयूब खान के विजिट से, यानी कि वो खुश हैं कि अयूब खान पाकिस्तान मतलब अमेरिका आया है। दैट मीन्स दे वांट पाकिस्तान को। आई नो ये बात छोटी सी, लाइक थोड़ी ओवररेटेड बात लगेगी कि हम जो है हर चीज को नोटिस करें, बट दैट्स ट्रू, हमें सब चीजों को नोटिस करना चाहिए। तो इसमें लोग खुश लग रहे हैं। प्रेसिडेंट कैनेडी जो है वो पब्लिक जो है वो चाहते हैं कि पब्लिक अयूब खान पे अटेंशन, दैट्स व्हाई गाड़ी में खड़े होके आ रहे हैं। तो अयूब खान और कैनेडी भी हैप्पी लग रहे हैं, इसका मतलब ये कि पीस है, दे हैव पीस, दे वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस। और एक हिस्टोरिक मोमेंट है जो कि वाकई में हिस्टोरिक मोमेंट है, बिकॉज आफ्टर दैट ही वाज सून assassinated, अयूब खान वाज सून थ्रोन आउट ऑफ पावर। तो सॉरी, सोर्सेस का जो अपने का वो सही है, बिल्कुल सही है, ये सोर्स बी का मैं कह रहा था, बट आपने सोर्स ए का सही आंसर दिया। बस इसी तरह आपको एक्सप्लेन करना है, जो जो आपने दिख रहा है पिक्चर सोर्स में उसको डायरेक्ट नोट डाउन कर देना है, एंड नथिंग मोर दैन।